गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। मैं क्वेश्चंस पढ़ती जाऊंगी और उसके सॉल्यूशंस आपको बताती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, और साथ साथ आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। फर्स्ट लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, सारे मंथ्स का कलेक्शन। अब आपको वेल डिफाइंड देखना है कि है या नहीं है। सारे मंथ्स का कलेक्शन जो भी लेटर जे के साथ स्टार्ट होते हों। तो ज़रा सोचिए पहले तो कि जे के साथ कौन कौन से स्टार्ट होते हैं। जनवरी, फरवरी तो नहीं होता है, फिर उसके बाद जून है, जुलाई है, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नहीं है, इतना ही है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड चीज़ है, यानी आप कर सकते हैं इसका कलेक्शन। तो ये एक सेट है, डेफिनेटली येस इट इज़ अ सेट। तो आप क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे is a well-defined collection of objects, as one can identify a month which belongs to this collection. Therefore, this collection is a set. Clear? इसको मैं लिख भी देती हूँ एक बार आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपकी फर्स्ट लाइन तो जो क्वेश्चन में है वही लिखनी है आपको। द कलेक्शन of all months of a year beginning with the letter J is a well defined collection of objects, as well defined collection है objects का, as one can identify, कोई भी इसको identify कर सकता है, a month, one can identify a month which belongs to this collection. Finally last में लिख देना है आपको therefore this collection is a set. This collection is a set. ये लिखना है आपको। उसके बाद ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में जो बात बोली गई है यहाँ पर, तो ठीक है, टैलेंटेड तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि हम किस बेसिस पे बोलें कि कौन मोस्ट टैलेंटेड है। टैलेंटेड कोई कम भी हो सकता है, कोई ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ
10 most talented writers of India is not a well-defined collection, as the criteria to determine a writer's talent may differ from one person to another. Therefore, this collection is not a set. ठीक है, तो it is not a set. बस मैंने इतना ही लिखा है, मतलब जो स्टेटमेंट मैंने बोली है वही स्टेटमेंट आपको लिखनी है. आप पॉज करके भी लिख सकते हैं. इसके बाद थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब फिर से वही बात है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो होते हैं वो अच्छा भी खेलते हैं, बुरा भी खेलते हैं. ठीक है, अगर हम मानते हैं कि ये अच्छा खेल रहा है, दूसरा वाला उससे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं किसी के लिए कोई बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई बेस्ट हो सकता है. तो यहाँ पे भी कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कलेक्शन का, तो हम इसको भी सेट नहीं बोल सकते. तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे. पहली स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन से ही होगी. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज द क्राइटेरिया टू determine a batsman's talent may vary from one person to another. Therefore, this collection is not a set. This collection is not a set. इसी तरह फोर्थ है, लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. ओके, आपकी क्लास के अंदर जितने बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन. ठीक है भाई, अब बॉयज़ का कलेक्शन वो भी आपकी क्लास का, तो ये एक वेल डिफाइंड चीज़ है, तो आप इसको ईज़िली कलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक सेट होगा. दिस कलेक्शन इज़ अ सेट. क्या लिखना है जस्टिफाई में, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, as you can identify a boy who belongs to this collection. Therefore, this collection is a set. Okay? अब इसी का फिफ्थ पार्ट है the collection of all natural numbers less than 100. ठीक बात है. collection of all natural numbers starting from 1, definitely 1, 2, 3, but लेस देन 100 यानी कि 99 तक. ये एक वेल डिफाइंड चीज़ थी जिसको मैंने लिख लिया, और आप भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक सेट होगा. तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज वन कैन फाइंड एन इंटीजर विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. देयरफॉर दिस कलेक्शन इज़ अ सेट. ओके ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, मतलब फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट कहता है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उसका कलेक्शन, तो डेफिनेटली उसका कलेक्शन किया जा सकता है. तो दिस कलेक्शन इज़ ऑल्सो अ सेट, है ना. तो क्या लिखेंगे हम लोग, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद is a well-defined collection, as one can find a book which belongs to this collection. Therefore, this collection is a set. Okay, next part है इसका seventh part है. क्या लिखा है, the collection of all even integers. Okay, collection of all even integers. याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जैसे नेचुरल नंबर्स के बारे में या प्राइम नंबर्स के बारे में मैं बता रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया था कि लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20 या लेस देन 30, इस टाइप का क्राइटेरिया सेट किया था. तो ऐसा क्राइटेरिया जो कि लेस देन कोई भी नंबर है, तो उससे क्या होगा कि वो एक फिक्स्ड पता लग जाएगा, यानी हमें एक डेस्टिनेशन मिल जाएगी कि हमें यहीं तक जाना है. वो एक लिमिटेड
नंबर्स में हमारा सेट होगा, लिमिटेड मेंबर्स का एक सेट बनेगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स का सारे के सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, सब इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ कि इवन इंटीजर्स तो एक वेल डिफाइंड चीज़ है, लेकिन कितने कहाँ तक जाना है ये चीज़ हमें नहीं पता, यानी कि वो जहाँ तक भी जाए, कहीं तक भी जाए, तो वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो इस टाइप की जो कलेक्शंस होते हैं वो भी सेट्स में ही आते हैं, लेकिन इस टाइप के सेट्स इनफाइनाइट सेट्स हो जाते हैं, मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ऐसे इनके मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली फाइनाइट सेट्स हम डिस्कस कर रहे थे, और अभी बताऊंगी मैं आने वाले लेक्चर्स में कि इनफाइनाइट सेट क्या है, और भी कई तरह के सेट्स होते हैं। तो हम इसको भी एक तरह का सेट ही कहेंगे, भले ही इसके सारे मेंबर्स के बारे में हमें एग्जैक्ट नॉलेज ना हो, हम बस ये जानेंगे कि जो भी मेंबर होगा वो इवन होगा, इतना हमें पता होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एज one can find an integer which belongs to this collection. Therefore, this collection is also a set. ये भी एक सेट है, ओके। उसके बाद 8th पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर वी कैन ऑल्सो कलेक्ट, है ना, ये क्वेश्चंस को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक सेट ही होगा। तो कलेक्शन क्या लिखेंगे हम, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एज वन कैन फाइंड अ क्वेश्चन विच बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। अब देखिए आप, हर एक पार्ट में हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है, और उसी के आगे फिर लिखते हैं इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वन कैन आइडेंटिफाई या फिर वन कैन फाइंड, इस टाइप की चीज़ लिख रहे हैं। तो हर जगह जब भी आपको जस्टिफाई करने के लिए बोला जाए कि जस्टिफाई वेदर दिस इज़ अ सेट और नॉट, तो इस तरह की ही स्टेटमेंट लिखनी है। बहुत मुश्किल स्टेटमेंट नहीं है, आप इजीली लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 पे थी ना मैं, हाँ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन as one can find a question which belongs to this chapter. Therefore, this collection is also a set. अब मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूँ लास्ट में बस एक स्टेटमेंट, लेकिन जो मैं मुंह से बोल रही हूँ वो भी आपको लिखना है, क्योंकि जस्टिफाई लिखा है यहाँ पर, जस्टिफाई और आंसर। अगर लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, तो आप बस डायरेक्ट लिखते येस दिस इज़ अ सेट, येस दिस इज़ अ सेट, येस इट इज़ नॉट अ सेट, तो ये सब लिखते हैं। लेकिन अगर जस्टिफाई लिखा है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है कि क्यों भाई आपने कैसे समझा कि ये सेट है ना, तो ये स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट वाला मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख के बताया है, इसी तरह से लिखना है आपने। अब इसी तरह 9th पार्ट है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल मेरे लिए हो सकता है डेंजरस क्या है, शेर है, आपके लिए हो सकता है डेंजरस क्या है, चीता है, तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है डेंजरस एनिमल। अब यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं, तो ये कलेक्शन एक सेट तो नहीं बना सकता, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एज द क्राइटेरिया टू फाइंड द dangerousness of an animal can differ from one animal to another, okay. Therefore, this collection is not a set, okay. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है लेट ए एक सेट है जिसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। नीचे जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिखा है, इस तरह से लिखा है 5 ब्लैंक ए,
इसी तरह सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 8 ब्लैंक ए, है ना। तो जैसे अब इसमें क्या हमें इंसर्ट करना है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो अटेंड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। तो इसमें देखना है आपको कि आपके सेट ए में 5 है या नहीं है तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग कर रहा है इससे, नो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह थर्ड देखना है, थर्ड क्या लिखा है 0 ब्लैंक ए, क्या 0 है इस सेट के अंदर, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ क्या लिखा है, फोर्थ में 4 ब्लैंक ए लिखा है, 4 है इसमें, है भाई दिख रहा है, 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ 2 है, 2 ब्लैंक ए, 2 क्या इसको बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट है, लिखा है 10 ब्लैंक ए, क्या 10 बिलोंग कर रहा है इसको, बिल्कुल भी नहीं, 10 तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। याद करिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, 2 फॉर्म में हमने उसको डिस्कस किया था, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया हो तो वो मतलब मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं इस चैप्टर का, तो समझ में आ जाएगा कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में कि ए है और इसमें x इस तरह से है कि x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x, -3 is less than x and x is less than 7, या ये बोल सकते हैं कि x is greater than -3 and less than 7। अब ये एक सेट दिया हुआ है हमें और इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब इन रोस्टर फॉर्म, ब्रेसेस लगा देंगे हम लोग। अब x इंटीजर है, कैसा इंटीजर, ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 मतलब -2 है, -1 है, 0 है और 7 से छोटा है, x इज़ लेस देन 7। तो चलो भाई आगे लिखते जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, बस यहीं पे रुक जाना है। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे फर्स्ट सेट के, सेट ए के, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में लिखा है सेट बी और यहाँ पे x है, x is a natural number such that मैं सेकंड क्वेश्चन पे चली गई, थर्ड क्वेश्चन पे चली गई लगता है। लिखा हुआ था x is a natural number, लेस देन 6। थर्ड और सेकंड को मिक्स कर दिया मैंने, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो क्या होगा रोस्टर फॉर्म इसका, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 से छोटा तो 6 नहीं आएगा। ओके, इसी तरह थर्ड पार्ट देखते हैं, सी लिखा है। अब है सेट सी में क्या लिखा है मैं पढ़ देती हूँ बस, वहाँ पर आप अपने बुक में देख लीजिए। लिखा है x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। क्या मतलब है कि सी सेट के अंदर 2 डिजिट के नेचुरल नंबर आएंगे और इस तरह का 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए जिन दोनों डिजिट्स को जोड़ने पर 8 मिले। तो हम लिख सकते हैं 17, मतलब 10 से ही स्टार्ट होता है 2 डिजिट नंबर और 99 तक जाता है। अब वहीं से देखना शुरू करेंगे तो 17 हो सकता है पहला, और सेकंड हो सकता है 26, उसके बाद हो सकता है 35, फिर हो सकता है 44,
फिर हो सकता है 53, देन 62, देन 71, देन 80। डायरेक्ट मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, आप क्वेश्चन अपने बुक से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th पार्ट में लिखा है x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र, सही पढ़ रही हूँ ना मैं? हाँ ठीक है। x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइज़र है, 60 को डिवाइड करने वाला है। तो D के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2 डिवाइड करता है 60 को, बिल्कुल करता है। 3 करता है, बिल्कुल करता है। 3 के बाद 4 करता है क्या? नहीं। 5 करेगा, बिल्कुल करेगा। और इसके अलावा कोई प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं, यही है बस, है ना। चलिए नेक्स्ट, 5th वाला पार्ट है, सेट E लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये वर्ड आ गया, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर्ड कोई लेटर जो है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, बस सिंगल लेटर्स लिखेंगे एक बार। तो ट्रिग्नोमेट्री है लिखा है, तो T आ जाएगा इसमें, फिर R भी आ जाएगा, I भी आ जाएगा, G आ जाएगा, O आ जाएगा, देन N आएगा, फिर M आएगा, उसके बाद E आएगा, देन Y आएगा। तो यही सारे लेटर्स हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, 6th वाला पार्ट क्या है इसका? F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। F एक सेट है जिसमें बेटर के लेटर्स हैं, बेटर वर्ड के लेटर्स हैं। बेटर में B आएगा, फिर E आएगा, T 2 बार है तो एक ही बार आएगा, फिर से E आ गया तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? R आ जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट्स या 4 मेंबर्स होंगे इस सेट के, सेट F के। चलिए अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन में है लिखा हुआ कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले वाले में रोस्टर फॉर्म लिखना था, अब इस वाले में सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो सेट लिखा है वो लिखा है 3, 6, 9 और 12। ये 4 मेंबर्स का या 4 एलिमेंट्स का ये सेट है। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 3 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पर, है ना। तो 3 के मल्टीपल्स हैं तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट का सपोज मैं नाम दे देती हूँ कोई, सपोज ये सेट A था, ठीक है, अपने हिसाब से मैंने नाम दे दिया इसको। अब इसमें अज्यूम करेंगे कि जो लेटर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो x के फॉर्म में हैं, और ये x किस फॉर्म में है? ये x जो है वो मल्टीपल है 3 का, 3n, मल्टीपल ऑफ 3। n की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, 3y भी ले सकते हैं। y कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। तो x इज़ अ फॉर्म ऑफ 3n, इस तरह से लिखना है। और फिर यहाँ पे बता भी देना है कि n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और इसके बाद ये भी बताना है कि ये n कहाँ तक जाएगा। क्या n इन्फिनिटी तक जा रहा है? नहीं, सिर्फ 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यानी कि n जो है वो 4 तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी लिखना होगा, एंड n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 से तो बड़ा है, ठीक है, ठीक बात है, और 1 के बराबर भी है। n की वैल्यू 1 भी होगी यहाँ पे, 3 1 जा 3, है ना। और n छोटा या बराबर है 4 के, तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे मैच कर रहा है।
क्योंकि हमें 3, 6, 9 और 12 लाना था, यानी कि n जो है वो 4 तक होना चाहिए, 1 से लेके 4 तक होना चाहिए। तो n इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4, लेकिन साथ ही साथ 1 और 4 भी है ग्रेटर लेस के अलावा, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाना भी ज़रूरी है। इनइक्वालिटी को ये पूरा करना है आपको, ठीक। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में लिखा है सेट है 2, 4, 8, 16 और 32, ये लिखा है सेट। 5 मेंबर्स का ये सेट है। अब देखिए ज़रा इसमें किस तरह का है ये सेट। ये है सेट, सपोज मैं इसका नाम बी दे देती हूँ। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म इट इज़ लाइक x के फॉर्म में है एलिमेंट्स, और x कैसा है, x जो है वो ध्यान दिया जाए तो 2 के ऊपर पार बढ़ती जा रही है। एक बार 2 के पार ऊपर 1 है, फिर 2 2 2 3 मतलब सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5। तो 2 की पावर्स बढ़ रही हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेंबर्स दिख रहे हैं आपको। तो हम क्या लिखेंगे कि ये x किसके बराबर है, 2 रेज़ टू द पावर n। x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और x किसके बराबर है, 2 रेज़ टू द पावर n के। और साथ ही साथ यहाँ ये भी बताना होगा कि n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, कहीं नेगेटिव नंबर ना आ जाए, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि n जो है वो पॉजिटिव है और नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्यों नहीं, फिर ज़ीरो आ जाता है वहाँ पर, तो ज़ीरो तो यहाँ पे है नहीं, ज़ीरो के फॉर्म में है ना। 1 होता तो फिर हम ज़ीरो भी ले लेते, मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा होता तो लेकिन नेचुरल नंबर ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर जो है, पहली पावर जो है वो 1 है ना। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ। जैसे ये अगर देखा जाए तो ये कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। हमें ये देखना पड़ेगा, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में दिख रहा है। तो मुझे इस फॉर्म में नज़र आ रहा है क्लियरली, तो फिर मैंने उसको उसी फॉर्म में लिख दिया कि x के फॉर्म में है और x किसके बराबर है, 2 की पावर वैल्यूज़ जो हैं वो बदल रही हैं, 1 2 3 4 5 हो रही हैं। और ये 1 2 3 4 5 हमें पता है नेचुरल नंबर होता है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और साथ ही साथ आपको फिर ये भी लिखना होगा कि ये n कहाँ तक जा रहा है, n के बारे में भी लिखना होगा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंप्लीट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। इसके बाद थर्ड सेट है आपका C। सपोज़ मैं इसको अज्यूम कर लेती हूँ, यहाँ पर लिखा है 5, 25, 125, 625। अब ये भी वैसा ही है। आई जस्ट होप कि आप इसको भी कर लेंगे या कर पाएंगे। जैसे मैं इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, 5 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 4। वैसे ही दिख रहा है, बस इसमें 2 था, इसमें 5 की पावर्स बदल रही हैं, है ना। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, C x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और ये x बराबर है 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में, और ये n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। साथ ही साथ n कैसा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या सेट लिखा है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमें इवन नंबर्स दिख रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है हमें, तो लिखा जा सकता है इसको ऐसा कि सपोज़ मैं इसको नाम दे देती हूँ D, सेट D। तो सेट बिल्डर फॉर्म
यहाँ पे x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और x क्या है, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। x किस फॉर्म में है, इवन नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में है, नंबर्स नहीं, नंबर। ठीक, इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट पे सेट क्या है, 1, इसको नाम देते हैं ई, 1 4 9 डॉट 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 अप टू 100, ये लिखा है। अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स x के फॉर्म में हैं और ये x कैसा है, नीचे के नंबर्स बदल रहे हैं लेकिन पार जो है वो सेम है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, इसको अगर मैं, तो कैसा दिखेगा ये, कुछ इस टाइप का, 1 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2, सो ऑन अप टू 10 रेज़ टू द पावर 2। देखिए पावर सेम है, 2 2 2, नीचे के नंबर्स बदल रहे हैं। तो मैं अब क्या करूँगी, नीचे के नंबर को अज्यूम करूँगी n, और ऊपर की पावर तो कांस्टेंट है 2, तो x किस फॉर्म में है, n रेज़ टू द पावर 2, और ये n क्या है, n किसको बिलोंग कर रहा है भाई, दिख रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 लिखा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और साथ ही साथ यहाँ पे एक कंडीशन और लिखनी होगी आपको कि कहाँ तक जा रहा है ये n, 10 तक जा रहा है। तो फिर क्या लिखेंगे, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10। तो ये मेरा सेट हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे कुछ सेट्स दिए गए हैं, उनके एलिमेंट्स को हमें लिखना है, पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, लिखा है ए वेयर इट इज़ इन द फॉर्म, मतलब सेट जो है वो किस फॉर्म में है, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। तो भाई लिखा जा सकता है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। और इसी तरह सेकेंड में लिखा है x इज़ एन इंटीजर वेयर x इज़ ग्रेटर देन -½ एंड लेस देन 9/2 लिखा है। क्वेश्चन मैं लिखती हूँ यहाँ पर ज़रा, b लिखा है x और x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर वेयर x इज़ ग्रेटर देन -½ अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन -½ एंड लेस देन 9/2। -½ मतलब -0.5, x इज़ ग्रेटर देन -0.5 और लेस देन 9/2 मतलब 4.5। तो अब इसके अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे वो क्या होगा, -0.5 से बड़ा यानी 0 और 4.5 से छोटा यानी 4 तक ही आ सकता है, इंटीजर है। तो 1 2 3 एंड 4 ये हो गए इसके एलिमेंट्स। अब इसी तरह थर्ड में लिखा है x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ओह सॉरी, गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। फिफ्थ का सी पार्ट था, हाँ सेट सी है। x is an integer where x square is less than equal to 4। x square is less than equal to 4। x is an integer, x के फॉर्म में आपको लिखना है, लेकिन वो जो भी x होगा उसका स्क्वायर करने पे वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा, लेस देन इक्वल टू 4 होगा। इसका मतलब जैसे मैं आप एक बार लिखती हूँ, क्वेश्चन भी लिख देती हूँ ताकि आपको सामने से समझ में आए। x के फॉर्म में है और x is an integer
वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए अब x के फॉर्म में ही है, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे वो x के ही फॉर्म में आएंगे, लेकिन उसका स्क्वायर करने पे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 के बराबर या 4 से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 आएगा इसमें, ठीक है। 1 की बात करूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो वो भी आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो वो भी आ जाएगा। क्या 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लेस देन लानी है 4 से वैल्यू, तो 3 नहीं हो सकता। तो क्या -1 हो सकता है इसमें, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होगा जो कि लेस देन 4 होगा, तो -1 भी आ सकता है। तो -2 आ सकता भी है क्या, तो -2 का स्क्वायर डेफिनेटली वो भी 4 होगा जो कि लेस देन 4 होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, तो -2 भी इसमें आ सकता है। इसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, यही एलिमेंट्स रहेंगे इसके अंदर। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए इस सेट के अंदर, या 5 मेंबर्स हो गए। अब इसी तरह 4th पार्ट है, लिखा है D, X इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, X इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो अब D के अंदर कौन कौन से लेटर्स आ जाएंगे, लॉयल में है तो L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A आएगा, और L दोबारा से तो नहीं आएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो ये 4 ही लेटर्स या 4 एलिमेंट्स होंगे इसके। 5th जो इसका सेट है वो है X इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मंथ्स, उन मंथ्स का कलेक्शन हमें करना है जो 31 डेज़ वाले नहीं हैं, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फेब्रुअरी हो जाएगा इसमें, अप्रैल आ जाएगा, जून आ जाएगा, देन सितंबर आ जाएगा, देन नवंबर आ जाएगा, है ना। ये सारे मंथ्स इसमें आ जाएंगे। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। 6th पार्ट है F, सेट F क्या है, लिखा है X इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स K। एक कॉन्सोनेंट है X और वो K से छोटा है, मतलब K से पहले आता है, छोटा नहीं मतलब पहले आता है। तो लिख देते हैं, A तो नहीं हो सकता क्योंकि A कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है, तो B होगा, C होगा, D होगा, देन E नहीं हो सकता, F होगा, G हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, देन J हो जाएगा, I नहीं हो सकता, और फिर K तो हो ही नहीं सकता क्योंकि K से पहले वाले चाहिए। तो ये सारे इसके मेंबर्स हो गए, ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। तो ये F सेट के जितने भी एलिमेंट्स हमें लिखने थे वो हमने लिख दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट साइड पे सेट बिल्डर फॉर्म्स लिखे हैं और लेफ़्ट साइड पे जो सेट्स हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिखा है। दोनों को मैच करना है, कंडीशंस और क्राइटेरिया मैच करते हुए। तो देख लेते हैं 6th वाला पार्ट, 6th क्वेश्चन। पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला जो लिखा है, इसमें लिखा है 1 2 3 एंड 6। अब ये किससे मैच कर रहा है, 1 2 3 6। यहाँ पे 4 कंडीशंस लिखी हैं। पहली लिखी है x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। सेकंड लिखा है x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। थर्ड लिखा है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। फोर्थ लिखा है x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, डेफिनेटली इट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। नेचुरल नंबर है ये सब, और किसके डिवाइज़र हैं, 6 के डिवाइज़र हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये किसके साथ मैच कर रहा है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x is a natural number and divisor of 6। ठीक है, ओके। सेकंड देखते हैं। ओके, अब शायद हाँ अब विजिबल होगा शायद आपको।
कैमरा नहीं देखा मैंने, साइड का पोर्शन कट हो गया था। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है 2,3। तो ये किससे मैच कर रहा है? 3 कंडीशन अभी बची है हमारे पास। x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, x इज़ एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। दोनों में से कुछ नहीं हो सकता, और मैथमेटिक्स वाला तो हो ही नहीं सकता। तो क्या है इसमें? ये a के साथ मैच कर रहा है। x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, है ना। x इज़ अ प्राइम नंबर, and a divisor of 6, then third part है, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसका है। MATHEICS, डेफिनेटली ये मैथमेटिक्स वाला है कि x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर, ये D के साथ मैच कर रहा है। D वाला जो ऑप्शन है, मैच में जो ऑप्शन लिखा है उसके साथ मैच कर रहा है, उसके साथ मैच कर रहा है। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला है 1 3 5 7 देन 9, इसके साथ मैच कर रहा है। ये लास्ट ऑप्शन किसके साथ बचा है? वही उसी के साथ मैच कर रहा है। बी ऑप्शन, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये बी के साथ मैच कर रहा है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1। हालांकि इजी एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा डिटेल में हो गया ये, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक भी पॉइंट कहीं पे मिस ना हो। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।